बच्चों गुड मॉर्निंग। जो टॉपिक आपका चल रहा था इसी का शेष पार्ट मानव जीनोम परियोजना के उद्देश्य जो हम आपको करवा रहे थे, इसमें हमने आपको 3 उद्देश्यों के बारे में बता चुके हैं। चौथा उद्देश्य है गुणसूत्रों में उपस्थित जीन के क्रमों का पता लगाना। गुणसूत्रों में उपस्थित जीन के क्रमों का पता लगाना। आप जानते हैं गुणसूत्र जो डीएनए के द्वारा बनते हैं, इनमें जीन व्यवस्थित क्रम में लगे होते हैं युग्म क्षार के रूप में। तो जीनोम परियोजना के द्वारा हम गुणसूत्रों में उपस्थित जीन के क्रमों का पता लगाते हैं और उससे संबंधित जिससे संबंधित संरचना, कार्य और संबंधों के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है। जब गुणसूत्रों के जीन के क्रमों का पता लगाया जाएगा तब उनकी संरचना के बारे में भी जानकारी हो जाएगी, उनके कार्यों के बारे में भी जानकारी हो जाती है और संबंधों के विषय में भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है नंबर 5। बच्चों मैंने समय को बचाने के लिए ये पहले से लिख दिया है। नंबर 5वां उद्देश्य है विभिन्न प्रकार के रोगों की पहचान के लिए। कोई भी बीमारी है, रोग तो होते ही है, तो वह रोग विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं उनकी पहचान की जा सकती है जीनोम का अध्ययन करके। उनका परीक्षण किया जा सकता है, परीक्षण विधि का पता कर सकते हैं, परीक्षण विधि का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है। और उन रोगों की या उन लोगों का समुचित निदान हो सकेगा। ये इसका लाभ होगा कि जब हम जीनोम का अध्ययन करेंगे तो विभिन्न प्रकार के रोगों की पहचान हो जाएगी। विभिन्न प्रकार के रोगों की पहचान के साथ साथ परीक्षण की विधि का भी निर्धारण किया जा सकेगा और रोगों का समुचित निदान भी हो सकेगा। इस जीनोम परियोजना का उद्देश्य है ये। इस उद्देश्य के अंतर्गत ये हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। नंबर 6, मानव जीनोम की समस्त उपलब्ध सूचनाओं को। आप जानते हैं प्रारंभ में आपने इस प्रश्न के मानव जीनोम कितने सारे उसमें युग्म क्षार होते हैं और युग्म क्षार कितनी पुस्तकें, उसमें 3300 पुस्तकों का एक पूरा बंच तैयार होगा एक मानव के जीनोम के सभी आंकों को संग्रह करने के लिए। तो 3300 पुस्तकें एक मानव के जीनोम की सूचनाओं को संग्रह करने के लिए रखना ठीक है या कह सकते हैं कठिन है। अगर हम उन्हीं मानव जीनोम की समस्त सूचनाओं को कंप्यूटरीकृत कर सकें तो आप ये जान लीजिए कितना जटिल कार्य हम कितना उसे आसान बना सकते हैं। तो बच्चों जो पैसा इतना खर्च हो रहा है उसमें कुछ फर्क भी आएगा, कुछ बचत भी होगी और वह जो आंकड़े हम अपने पास संग्रहित रूप में रखेंगे उनकी रख रखाव में भी काफी कुछ सुविधा मिलेगी
साथ ही स्टेशनरी की भी बचत होगी और समय की भी बचत होगी, और हम उसको यदि उपलब्ध सूचनाओं को कंप्यूटरीकृत कर लेते हैं तो न्यूक्लिक अम्ल और अमीनो अम्ल के क्रम के अर्थ को हम आसानी से समझ सकते हैं। उनका तुलनात्मक अध्ययन करके कोई डाटा हमको किसी 1012वें पृष्ठ का देखना है और एक डाटा हमको 2094 नंबर पृष्ठ का देखना है, तो अब समझिए कितनी दिक्कतें आएंगी। तो वो हम तुलनात्मक अध्ययन उनका कंप्यूटर की मदद से बहुत आसानी से कर सकते। नेक्स्ट नंबर 7, इसको और मैं बता दूं बच्चों, न्यूक्लिक अम्ल और अमीनो अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल क्या है? जैसे आप डीएनए जानते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ऐसे ही आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ऐसे भी और अनेक न्यूक्लिक अम्ल होते हैं जीवधारियों में। उसी प्रकार से अमीनो अम्ल बच्चों प्रोटीन की इकाई है। अमीनो अम्ल से मिलकर ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो बच्चों अमीनो अम्ल और न्यूक्लिक अम्ल के क्रमों के अर्थ को किस तरह से किस क्रम में ये जुड़ रहे हैं और क्या बन रहा है, उसकी कौन से नेचर बन रहा है। देखिए बच्चों, प्रोटीन कई प्रकार के नाम होते हैं। अमीनो अम्ल इसकी इकाई है। उसी प्रकार से न्यूक्लिक अम्ल भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उनके नाम अलग अलग होते हैं। नाम अलग क्यों होंगे? नाम अलग होने का कारण है कि इनके क्रमों में अंतर होना, और यही क्रम उनको अलग करता है एक दूसरे से, और इसी क्रम के अर्थ को हम आसानी से समझ सकते हैं। यह है उद्देश्य मानव जीनोम परियोजना का। नेक्स्ट नंबर 7, सामाजिक, विधिक, औषधिक तथा जातीय कठिनाइयों से संबंधित प्रश्नों का समाधान व्यक्तिगत जीनोम की सूचना के अनुसार प्राप्त कराने के लिए कानून बनाया जा सके। बच्चों, सामाजिक एक अलग परिवेश होता है, कई प्रकार के लोग रहते हैं, सबकी अपनी अपनी आदतें होती हैं, सबका अपना अपना जीवन जीने का तरीका होता है, सभी का अपना एक अलग वातावरण होता है, और सभी जब एक साथ मिलकर रहते हैं तो भाई एक समाज कहलाता है। तो सामाजिक रूप से जहाँ विभिन्न प्रकार के, विभिन्न समुदाय के, विभिन्न स्तर के, विभिन्न कैटेगरी से सभी प्रकार के लोग रहते हैं। विधिक, कानूनी तौर पर कौन किस तरह से उसके नियमों का पालन करता है। औषधि के द्वारा किस तरह से किसका कैसे निदान हो रहा है, इस पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, तथा जातीय कठिनाइयों, जब समाज है तो विभिन्न प्रकार के लोग होंगे, विभिन्न जाति होंगे, तो इन सभी कठिनाइयों, सभी समस्याओं से संबंधित प्रश्नों का समाधान। जब हम किसी जीव का अध्ययन कर रहे हैं तो मालूम है कि वह किस परिवेश से आ रहा है, किस समाज का है, कौन से औषधिक रूप से वह जीवन व्यतीत कर रहा है, किस तरह की दवाइयां ले रहा है, किस रोग से पीड़ित है, आदि आदि। तो इन सभी संबंधित समस्याओं, कठिनाइयों
से संबंधित प्रश्नों का समाधान व्यक्तिगत जीनों की सूचना के अनुसार किसी व्यक्ति को हमने एक कैप्चर किया, उसको लिया और उसके अध्ययन के लिए हमने किसी व्यक्ति को चुना और उसके जीनोम का अध्ययन किया, सूचनाओं को संग्रहित किया कि बहुत बड़ी जटिल प्रोसेस है बच्चों। जीनों की सूचना के अनुसार प्राप्त कराने के लिए फिर एक कानून बनाया जा सकता है। ये समस्याओं के समाधान के लिए हम एक व्यक्ति का चयन करेंगे और उससे संबंधित सूचनाओं को एकत्र करेंगे। सूचना के अनुसार यानी इस व्यक्तिगत जीनों की सूचना को एकत्र करके उसके अनुसार प्राप्त कराने के लिए कानून बनाया जा सके। ओके बच्चों, इस प्रकार से और लास्ट है 8वां, परिवार में सहलग्नता का विश्लेषण किया जा सके। कोई भी फैमिली है, परिवार है, सहलग्नता देखी जा सकती है। किसी न किसी रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और वे लक्षण सहलग्न लक्षण कहलाते हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्रों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। उन्हीं लक्षणों को हम सहलग्न लक्षण कहते हैं और उन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना सहलग्नता कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति जब लंबी बीमारी से ग्रसित होता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उनसे पूछता है, उस रोगी से पूछता है, सपोज करिए आपको डायबिटीज है या हीमोफीलिया है, तो डॉक्टर आपसे जरूर कहेगा कि आपके परिवार में आपके माता पिता को या आपके माता पिता के माता पिता को क्या ये बीमारी पहले रही है, क्या उनको भी ये डायबिटीज या हीमोफीलिया या अन्य रोग थे। तो आप बताएंगे कि हाँ हमारे पिताजी को थे, हाँ या हमारे दादाजी को थे। तो उससे ये जानकारी मिल जाती है कि परिवार में सहलग्नता का विश्लेषण करके पता चल जाता है कि यह सहलग्न लक्षण है। उससे इलाज करने में डॉक्टर्स को हेल्प मिलती है। तो बच्चों, इस प्रकार से इस प्रश्न का ये जो पार्ट है मानव जीनोम परियोजना के उद्देश्य ये पूर्ण हुआ। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा मानव जीनोम प्रोजेक्ट की विशेषताएं, ये हम आपको नेक्स्ट डे कराएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक्स। इसको बराबर नोट करेंगे और याद करेंगे।